हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी सबके। तैयारी पूरी है, जुलाई के एग्जाम सब तो सामने आ चुके हैं। बेटा आपकी तैयारी के अंदर हम लोग अपनी तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए आप लोगों के लिए मैराथन सेशंस लेके आ रहे हैं अनअकैडमी पे। ये जो मैराथन सेशंस हैं, ये मैराथन सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं 4 जुलाई से। यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक सुना। ये वाले मैराथन सेशंस 4 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने 6 तारीख से जो एग्जाम्स है सी एंटर के, आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। हम लोग मैराथन इंटरमीडिएट के सभी सब्जेक्ट्स के लिए कवर अप कर रहे हैं। टैक्स का मैराथन मैं आपके लिए लूँगा 10 और 11 तारीख को, लेकिन उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के मैराथन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अपने सामने देख सकते हैं एक बैनर है जिसके अंदर हम लोग सीए मैराथन के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रुप 1 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ग्रुप 1 का मैराथन विल बी टेकन बाय सुनील केसवानी सर, अमित पोपली सर, माई सेल्फ, नकुल सर विल बी देयर, अंकित ओब्रॉय सर विल बी देयर, सचिन गुप्ता सर विल बी देयर, एंड नॉट टू फॉरगेट राहुल मलकान सर। हम लोग सब मिलके प्रयास करेंगे अपनी तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन आपको दें, ताकि आप अपने जुलाई एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर सकें। शेड्यूल्स आप सबके साथ है, वो साथ साथ में शेड्यूल्स के अलावा जो क्लासेस के लिंक्स हैं, वो लिंक्स मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। उन लिंक्स को फॉलो कीजिएगा और मैराथन को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे नकुल कथोरिया सर का जो मैराथन है, नकुल कथोरिया सर का मैराथन अकाउंट्स के सब्जेक्ट के लिए होगा। राहुल मलकान सर भी अकाउंट्स के लिए लेंगे। हरीश सर भी अकाउंट्स के लिए मैराथन ले रहे हैं। सो यू हैव 3 फैकल्टी मेंबर्स हु आर ईगर to provide a value addition for your July examination. Law will be taken by Ankit Oberoi as well as by Amit Popli sir. Costing will be taken by Sunil Keswani as well as Sachin Gupta sir. And taxation के लिए I will be available there for you people. Taxation के लिए 7 जुलाई को 10 जुलाई को शाम 7 बजे से और उसके बाद 11 तारीख को सुबह 11 बजे से हमारी क्लासेस हैं। इनको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। I'll be more than happy to serve you with the taxation marathon. और मैं आपको बता देता हूँ, taxation marathon के अंदर we will be covering the practical aspect. आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम के अंदर अब थ्योरी नहीं आती है। ऑलमोस्ट ये पोजीशन है कि थ्योरी 0 होती है और जो भी है वो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपके साथ एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन से डिस्कस करूँगा। लगभग हर चैप्टर के हम लोग 8 घंटे डिवोट करेंगे 10 तारीख को और 11 तारीख को, जिसकी वजह से आप 12 तारीख को अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। और अब हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है, द बेसिक्स ऑफ आरसीएम। ये जो बेसिक्स ऑफ आरसीएम है, इससे रिलेटेड कुछ बातें, आरसीएम गुड से रिलेटेड, आरसीएम सर्विसेज से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। Enjoy the class and best of luck to you for your upcoming examinations. Part D का जो टाइटल है, that is mechanism to charge tax, mechanism to charge GST। मैं एक बार आपके सामने आ रहा हूं ये सारी बात समझाने के लिए। मेरे बेटा, मैकेनिज्म टू चार्ज जीएसटी, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात। देखो, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने पार्ट बी किया था, आईजीएसटी वाला किया था, उससे पहले पार्ट ए किया था, तो मैंने वहां पे आपको एक बहुत सीधी सी बात बताई कि जीएसटी के लिए आप 2 चीजें चेक कर लेना। एक होगा आपका टैक्सेबल पर्सन, तो दूसरा होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इज विद इन द सेम स्टेट और विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी, तो आप उसके ऊपर चार्ज करने वाले हो एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन मान लीजिए अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सप्लायर 2 अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में है, तो फिर आप चार्ज करने वाले हो उसके ऊपर एज आईजीएसटी। तो कोई इश्यूज नहीं है पार्ट ए पार्ट बी में। पार्ट सी वॉज रिलेटेड टू रेट, वो भी मैंने आपको लिखवा दिया और साथ में कहा याद मत करना। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और पूरे चैप्टर के अंदर आपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। मेरे बच्चे, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं टैक्सेबल पर्सन के बारे में, और मैंने आपको एक बहुत सिंपल साधारण भाषा में कहा कि टैक्सेबल पर्सन का मतलब है वो व्यक्ति जिसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और जिसने जीएसटी में टैक्स पे करना है।
अब ये जो जीएसटी में टैक्स पे होता है, इसके दो तरीके हैं, इसके दो सिस्टम्स हैं, इसके दो मैकेनिज्म्स हैं। एक है जिसको हमने बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दूसरा है जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आइए जरा ये सीखते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको शॉर्ट में आरसीएम कहते हैं, ये कहां से आया। याद करो जो चैप्टर 1 किया था, चैप्टर 1 में हम लोगों ने जब कंसेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, तो वहां पे एक पॉइंट आया था परचेज टैक्स के नाम से। और मैंने आपको कहा था कि साहब परचेज टैक्स क्या होता है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सेल्स टैक्स क्या होता है ये तो हमें पता है कि एक दुकानदार है, माल बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है, तो वो कंज्यूमर से टैक्स लेगा और सरकार के पास जमा करवा देगा, दैट इज कॉल्ड सेल्स टैक्स। देन व्हाट इज परचेज टैक्स? मेरे बेटा, परचेज टैक्स में आप इसको सेल्स टैक्स का उल्टा कर दीजिए, दैट मीन्स सेलर, दुकानदार टैक्स नहीं लेगा। जो खरीदने वाला है, वो खरीदने वाला व्यक्ति अपनी पॉकेट में से पैसा निकाल के सरकार के पास जमा करेगा एज टैक्स, वो परचेजर। सेलर का इसमें कोई रोल नहीं होगा, सेलर टैक्स का पैसा परचेजर को नहीं देगा, इनफैक्ट परचेजर को अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के सरकार को देना होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द कंसेप्ट ऑफ परचेज टैक्स। अब ऐसा कौन से केस में होता है या पहले होता था? इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां पे एक किसान है, किसान अपनी जमीन के ऊपर कॉटन, जैसे कपास कहते हैं, कपास की खेती करता है, कॉटन उगाता है, और वो कॉटन उगा के उस कॉटन को आगे बाजार में जाके बेचता है। मेरे बेटा, कॉटन को खरीदने वाला प्राइमरली जो ग्राहक होगा वो कौन सा होगा? क्या आप सोचो, आपने या मैंने या आपके किसी रिश्तेदार ने, मेरे रिश्तेदार ने कभी किसी डायरेक्टली किसी किसान से कपास या कॉटन खरीदा है? आंसर इज नो। तो कॉटन कौन खरीदेगा? किसान से। किसान से कॉटन खरीदेगा इंडस्ट्री वाला, फैक्ट्री वाला, जो उस कॉटन को यूज करके फर्दर उसके कॉटन के प्रोडक्ट्स बनाएगा। कॉटन के प्रोडक्ट्स मतलब बहुत सिंपल सी बात, कॉटन से धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स बनेंगे, बाजार में बेचे जाएंगे। तो धागा बनाने वाला या कपड़ा बनाने वाला वो कॉटन खरीदेगा डायरेक्टली किससे? किसान से। अब इमेजिन करो सिचुएशन, किसान जो कॉटन बेच रहा है दुकानदार बन गया, और इंडस्ट्री वाला जो कॉटन खरीद रहा है एक नॉर्मल परचेजर है, और सरकार बोले किसान को कि किसान इसके ऊपर तो दे सेल्स टैक्स। ऑब्वियस सी बात है, वो सेल्स टैक्स पॉकेट से नहीं देगा, वो इंडस्ट्री वाले से ये सेल्स टैक्स लेगा और आगे सरकार के पास जमा करवाएगा। लेकिन आप सोचो, क्या हमारे देश के किसान इतने पढ़े लिखे हैं कि वो ये लीगल फॉर्मेलिटीज में जा सके? क्या हमारा किसान इतना समझदार है, क्या वो इतना पढ़ा लिखा है कि वो इन सारी चीजों का हिसाब किताब रख सके, अकाउंटिंग कर सके? आपका आंसर होना चाहिए बिग नो। दूसरी बात, क्या किसान के ऊपर ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज का बर्डन डाल देना जस्टिफाइड होगा? अगेन आंसर इज नो। एक और बात, हमारा पूरा अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे किसानों के ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं डाला जाता, तो ना ही डायरेक्ट टैक्सेस का ना इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो किसान को अगर ये बोले भाई तू सेल्स टैक्स जमा करवा, तो बेचारा नहीं करवा पाएगा, उसमें वो क्षमता ही नहीं है, उसमें वो काबिलियत ही नहीं है कि वो पूरा अकाउंटिंग कर सके, पेपर वर्क कर सके, उसके बाद टैक्स का पैसा सरकार के पास जमा करवा सके। तो क्या किया जाए? क्या इस ट्रांजेक्शन को माफ कर दिया जाए टैक्स से? भारत सरकार ने कहा नहीं। ऐसे केस में हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे किससे? जो इंडस्ट्री वाला कॉटन खरीद रहा है किसान से, उससे। जो किसान से कॉटन खरीदने वाला फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, बिग बिजनेस हाउस है, हम उसको बोलेंगे कि तुम कॉटन खरीद रहे हो, खरीदने के ऊपर तुम टैक्स पे करो, हैंस परचेज टैक्स, हैंस परचेज टैक्स। मेरे बेटा ध्यान देना, ये फैक्ट्री वाला, ये इंडस्ट्री वाला, ये अदरवाइज नॉर्मल सेंस में अपने लिए अकाउंटिंग तो कर ही रहा है, अपने लिए तो सारे काम कर ही रहा है। तो भारत सरकार ने कहा भाई इसके ऊपर और ये थोड़ा सा बर्डन डाल दो, ये वाला काम और कर देगा।
ये बात भी ठीक है, फेयर इनफ। अब इसके आगे की कहानी, जब सेल्स टैक्स अबॉलिश हुआ, ऑब्वियसली बात है परचेज टैक्स भी अबॉलिश होना था। अब जब परचेज टैक्स अबॉलिश हो गया तो अब इन्होंने यही कंसेप्ट परचेज टैक्स का जीएसटी में इंट्रोड्यूस कर दिया। नॉर्मल सेंस में जीएसटी क्या कहता है कि जो सप्लायर है, सेलर है, सप्लायर है, वो जीएसटी पे करेगा सरकार को। वो सप्लायर अपनी पॉकेट से नहीं पे करता, सप्लायर तो आगे रिसीवर से लेता है, सरकार के पास जमा करवा देता है। लेकिन जीएसटी आने पे इन्होंने कहा कि कुछ केसेस ऐसे जरूर होंगे, कुछ केसेस, नॉट ऑल, कुछ केसेस ऐसे जरूर होंगे जहां पे हम जीएसटी सप्लायर से चार्ज ना करके हम लोग चार्ज करेंगे रिसीवर से, रेसिपिएंट से। और वो सारे केसेस जहां पे जीएसटी रिसीवर, रेसिपिएंट से चार्ज हो, उसे हम लोग बोलते हैं एज आरसीएम, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो मेरे बेटा, आपको परचेज टैक्स से रिलेट करके आरसीएम मैंने समझाया, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया होगा। जीएसटी के अंदर ये लोग एक कदम और आगे चले गए। जीएसटी के अंदर इन्होंने कहा कि साहब आरसीएम दोनों केसेस में होगा, गुड्स में भी होगा, सर्विसेज में भी होगा। जीएसटी जो सर्विसेज के ऊपर आरसीएम है वो मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन वो मैं आपको करवाऊंगा इन द चैप्टर कॉल्ड एग्जेम्पशंस। एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी करवा दूंगा, आज अभी कर लेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल। लेकिन प्राइमरली, लार्जली जो सर्विसेज के ऊपर आरसीएम है वो मैं आपको एग्जेम्पशंस के चैप्टर में करवाऊंगा। लेकिन उसके अलावा गुड्स का आरसीएम मैं आपके साथ आज कवर कर दूंगा। कुछ और केसेस भी होंगे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो वी आर स्टार्टिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आइए मेरे बेटा, साथ साथ में लिखना स्टार्ट कीजिएगा, साथ साथ में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। एज पर सेक्शन 9, एज पर सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जीएसटी इज पेबल बाय, जीएसटी कौन देगा? जीएसटी इज पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी इज पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन, जो टैक्सेबल पर्सन है वो जीएसटी देगा। इन ऑल केसेस, टैक्सेबल पर्सन, इन ऑल केसेस टैक्सेबल पर्सन is the supplier of goods and supplier of services. However, in few cases government charges GST not from supplier, but from but charges GST from the receiver of goods or services. Such cases where GST is charged from the receiver are called as cases of RCM, that is reverse charge mechanism. ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लोग आरसीएम के सेक्शंस की बात करें, अगर मैं आरसीएम के सेक्शंस के बारे में बात करूं, तो जो आरसीएम के सेक्शंस हैं वो होंगे सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 किसका? सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। और इसी प्रकार से हमारे पास होगा सेक्शन 5
सब सेक्शन 3 किसका? ऑफ IGST एक्ट। दोनों का एक कॉमन सेक्शन है। हालांकि अगर आप सेक्शन सिर्फ CGST एक्ट का याद कर लो तो भी ठीक है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ना भी सेक्शन याद करो तो भी आपका केस आराम से चल जाएगा। तो मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो केसेस जहां पे RCM गुड्स पे लगेगा। ध्यान से लिखिएगा, केसेस वेयर RCM is applicable, cases where RCM is applicable on goods। गुड्स के केस में RCM कब कब कैसे कैसे कहां कहां लगेगा उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कशंस और चर्चा कर रहे हैं। यहां पे आप 3 कॉलम बना लें। आप यहां पे 3 कॉलम बना लें। तो पहला कॉलम जो होगा ये होगा आपका गुड्स का, दूसरा कॉलम होगा सप्लायर का, और तीसरा कॉलम जो हमारा होगा वो होगा रिसीवर या रेसिपिएंट। रिसीवर कह लो, रेसिपिएंट कह लो, एक ही बात है। जैसा आप कंफर्टेबल फील करो वैसा बोल देना। पहला कंसेप्ट जहां पे RCM है वो है कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स जिसे काजू बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देना नॉट पील्ड, नॉट शेल्ड। नॉट शील्ड, नॉट शेल्ड, नॉट पील्ड। सप्लायर कौन होगा? एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट। रेसिपिएंट कौन होगा? किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, एनी काइंड ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन। पहले लिख लो, फिर मैं आपको सारे समझाऊंगा। सेकंड केस में तेंदू लीव्स। तेंदू लीव्स अगेन डू कर दिया। डू का मतलब होता है डिटो, जो ऊपर लिखा है वो नीचे भी, और ऐसे ही डू का मतलब जो ऊपर लिखा है वो नीचे भी। उसके बाद लिखेगा पॉइंट नंबर 3 रॉ कॉटन। रॉ कॉटन में भी डू कर दीजिए। डू का मतलब होता है डिटो, जो ऊपर लिखा है वो नीचे भी। रॉ कॉटन के बाद लिखिए 4th सिल्क यार्न। यार्न का मतलब होता है वो धागा या थ्रेड जिसे हम लोग बोलते हैं। एनी पर्सन who manufactures silk yarn, और रेसिपिएंट में कौन आएगा? डू। देन पॉइंट नंबर 5, हालांकि ये पॉइंट नंबर 5 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लिख लो, चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग कर ही रहे तो। लॉटरी टिकट। गवर्नमेंट, पूरा लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट, रादर इसमें अगर आप लिखे स्टेट गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से और बेटर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब भी स्टेट गवर्नमेंट होता है। इस वजह से मैंने यहां पे गवर्नमेंट वर्ड लिख दिया, स्टेट नहीं लिखा। लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट। डिस्ट्रीब्यूटर कह लो या सेलिंग एजेंट कह लो। एंड देन लास्ट पॉइंट लिखेंगे पॉइंट नंबर 6। लास्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में आप लिखेंगे यूज्ड गुड्स, यूज्ड व्हीकल्स, वेस्ट, स्क्रैप। यहां पे आप लिखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, और किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है जो कि रिसीवर हो
और जो आरसीएम के हिसाब से जीएसटी पे करेगा। तो लो मेरे बेटा, मैंने आपको सारा का सारा कंसेप्ट गुड्स के ऊपर जो है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। मैं एक बार आपके सामने आऊंगा और ये समझाना स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो हेयर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, ये मैं अब आपके सामने आ रहा हूं इस पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से मेरे बेटा। मैंने आरसीएम का कंसेप्ट तो आपको बता ही दिया, और साथ में मैंने ये भी आपको कहा था कि आरसीएम सर्विसेज पर भी है, आरसीएम गुड्स पे भी है। आरसीएम अगर सर्विसेज की बात करें, मैं रिपीट कर रहा हूं, आरसीएम अगर सर्विसेज की बात करें तो आरसीएम सर्विसेज का कहां पे होगा, वो एग्जेम्पशंस का चैप्टर होगा। मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा, करवाऊंगा, पक्का करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आरसीएम गुड्स का, जो गुड्स के केस में आरसीएम है वो मैंने आपके सामने यहां पे सारे लिख दिए हैं। एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स इज काजू। शायद आप में से किसी को ये बात पता हो, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र, गोवा, केरला के साइड के होंगे उनको पक्का पता होगा। ये जो एरिया है महाराष्ट्र, गोवा, केरला, दैट मीन्स जो वेस्टर्न साइड है साउथ इंडिया का, उसके बारे में बात करते हैं मेरे बेटा। वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ इंडिया, वहां पे काजू की खेती बाड़ी की जाती है। जब काजू उगाया जाता है तो काजू के ऊपर एक छिलका लगा होता है, पिंक कलर का, एक बहुत पतली सी लेयर होती है। तो अगर आप उस छिलके को उतारे बिना काजू को बेच दें, अगर छिलका उतारे बिना काजू को बेच दें, तो ऐसा काजू कहलाएगा कैश्यू नट विच इज नॉट पील्ड, विच इज नॉट शेल्ड। पील्ड का मतलब होता है छिलका उतारना। तो आप बिना छिलका उतारे आप काजू बेच रहे हैं। आपका मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, आपका मतलब यहां पे किसान है, किसान बेचेगा। तो सप्लायर कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट, दैट इज फार्मर, दैट इज किसान। रिसीवर कौन होगा? रिसीवर होगा जो वो काजू खरीदेगा। कौन खरीदेगा काजू? काजू खरीदेगा कोई एक व्यक्ति जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, जो फैक्ट्री चला रहा होगा, या जो काजू का बिजनेस कर रहा होगा, दुकानदारी कर रहा होगा, वो उस काजू को खरीदेगा और फर्दर बाजार में बेचेगा। तो परचेज टैक्स है। परचेज टैक्स का मतलब यहां पे यह हुआ कि जो फार्मर है वो सेल्स टैक्स सरकार के पास जमा नहीं करवाएगा। जो दुकानदार, जो मैन्युफैक्चरर, जो इंडस्ट्री वाला, फैक्ट्री वाला वो काजू खरीद रहा है, वो व्यक्ति अपनी जेब में से, अपनी पॉकेट से वो आगे ये टैक्स का पैसा जमा करवाएगा। खुदा का वास्ता है, ऐसा मत समझना, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि वो दुकानदार टैक्स लेगा किसान से और फिर आगे सरकार के पास जमा करवाएगा ना। दुकानदार अपनी पॉकेट से पे करेगा एज परचेज टैक्स। आपके मन में बात आएगी, सर क्या ऐसी सिचुएशन में वो जो टैक्स पे कर रहा है, दैट इज आरसीएम पे, जो जीएसटी पे कर रहा है, क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा? आंसर इज यस, डेफिनेटली यस। आगे की बात, तेंदू लीव्स। मन में प्रश्न आता है कि साहब ये तेंदू लीव्स क्या होती है? भाई साहब, तेंदू लीव्स का मतलब है पत्ती या पत्तियां। बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला पौधे की पत्ती, जिसका नाम है तेंदू। तेंदू एक जंगली पौधा होता है, जंगलों में पाया जाता है। तेंदू पौधे की पत्तियां तोड़ी जाती है, पत्तियों को सुखाया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है और फिर उससे बीड़ी तैयार होती है। तो बीड़ी अगेन किसान, एग्रीकल्चरिस्ट की बात कर रहे हैं, जो बेचेगा, पत्तियों को बेचेगा। खरीदने वाला होगा कोई फैक्ट्री वाला, कोई इंडस्ट्री वाला, वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। आरसीएम, दैट इज परचेज टैक्स आ जाएगा। रॉ कॉटन का एग्जांपल तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था। सिल्क यार्न, अगेन सेम केस। लॉटरी टिकट, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मेरे को आता नहीं है, बल्कि ऐसा है कि ये हमारे जो लिमिट्स है, जो हमारा जो सिलेबस की चार दीवारी है उससे बाहर का है। बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉटरी का सारा सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है।
लॉटरी ऑर्गेनाइज भी स्टेट गवर्नमेंट करती है, लॉटरी को बेचने का काम भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। मैं लॉटरी टिकट की बात कर रहा हूं। तो लॉटरी ऑर्गेनाइज करना, लॉटरी टिकट को बेचना, ये सारा काम किसका रहता है? स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली लॉटरी टिकट कंज्यूमर को नहीं बेचती। स्टेट गवर्नमेंट अपने बीच में और कंज्यूमर के बीच में एक एजेंट अपॉइंट करती है। उसे आप डिस्ट्रीब्यूटर कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट कह लीजिए, सेलिंग एजेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो वहां पे गवर्नमेंट वो लॉटरी के टिकट डिस्ट्रीब्यूटर को देती है और डिस्ट्रीब्यूटर से एक्सपेक्ट करती है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे लॉटरी के टिकट को बेचेगा, रेवेन्यू लेके आएगा सरकार के लिए। यहां पे जो लॉटरी टिकट बेच रहा है वो है स्टेट गवर्नमेंट, सप्लायर। जिसको लॉटरी टिकट मिल रही है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। आरसीएम के केस में डिस्ट्रीब्यूटर अपनी पॉकेट में से पैसा जमा करवाएगा गवर्नमेंट के पास, जीएसटी का। तो ये आपके पास एक कंसेप्ट था। एंड देन द लास्ट वन इज द यूज्ड व्हीकल्स, यूज्ड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स, स्क्रैप एंड वेस्ट। अगर बेचने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी है और खरीदने वाला कोई रजिस्टर्ड डीलर है, दैट मीन्स कोई स्क्रैप डीलर होगा, कोई कबाड़ी होगा, तो वहां पे जीएसटी के प्रोविजंस लगेंगे आरसीएम के हिसाब से। मेरे बेटा एग्जाम्पल जरूर दूंगा, एग्जाम्पल के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। मेरे साथ साथ में एग्जाम्पल लिखेंगे आप, मेरे साथ साथ में एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, the state government of Delhi enters into a contract with, मेरी कंपनी का नाम डाल देना, with GGC Limited of Delhi to sell वर्ड तो आते नहीं, मैंने कहा था आपको सेल वर्ड तो आते नहीं, तो यहां पे सप्लाई लिखिएगा, टू सप्लाई वेस्ट एंड स्क्रैप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस टू जीजीसी लिमिटेड। जीजीसी लिमिटेड इज अ स्क्रैप डीलर। जीजीसी लिमिटेड कौन है? जीजीसी लिमिटेड एक स्क्रैप डीलर है। तो ऐसी पूरी सिचुएशन में सप्लायर कौन है? सप्लायर इज दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट। रिसिपिएंट कौन है? रिसीवर कौन है? रिसिपिएंट या रिसीवर कौन है? जीजीसी लिमिटेड। सप्लाई कौन सा है? कौन सा सप्लाई है? वेस्ट या स्क्रैप, वेस्ट या स्क्रैप। और ये सप्लाई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इन वेस्ट एंड स्क्रैप के आगे ही लिख देना जगह है, वेस्ट एंड स्क्रैप कॉमा इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट आगे लिखेंगे। ऑन दिस सप्लाई बोथ CGST एंड SGST, दोनों CGST और SGST के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। बोथ CGST एंड SGST will be applicable, but under the principle of RCM. As per this principle, Delhi government will not pay GST, but GGC Limited will be liable
टू पे GST। ऐसे ही अगर आप अच्छा चलो इसमें पूरा एक सेंटेंस पूरा कर देना। GGC will be liable to pay GST out of its pocket and for this amount GGC Limited will also be allowed इनपुट टैक्स क्रेडिट। ITC मिलेगा। मैं आपके साथ ITC के बारे में डिटेल डिस्कशन आने वाले कुछ चैप्टर्स में जरूर करने वाला हूं। और मेरे बेटा आज की मेरे ख्याल से एक आखिरी चीज कर लेते हैं, बाकी का एरिया फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ फिर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है और एग्जाम के क्वेश्चन जो है वो भी करवा दूंगा। सो दिस इज RCM इन केस ऑफ सर्विसेज। RCM इन केस ऑफ सर्विसेज के केस में RCM क्या है, यहां पे लिख देना। प्लीज रेफर द चैप्टर ऑफ exemptions ऑफ GST। तो GST के जो एग्जेम्पशंस हैं वो वाला चैप्टर आप रेफर कीजिए, वहां पे जाके इसके बारे में चर्चा करेंगे। बस एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। यहां पे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। इन केस ऑफ सर्विसेज ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के आगे भी लिख देना कौन सा डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिख देना या नॉमिनेटेड डायरेक्टर लिख देना। In case of services of an independent director to company, RCM is applicable। RCM लगेगा। अब जो RCM लगेगा वो कैसे लगेगा, ध्यान से देखिएगा। बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं यहां पे एक वो टेबल बना रहा हूं। टेबल क्या मतलब, बॉक्सेस बना रहा हूं थोड़ा सा चीजों को समझाने के लिए। एक बॉक्स यहां पे बना दिया, एक बॉक्स यहां पे बना देता हूं। अरे कहा गया, बॉक्स ही गायब हो गया, ये क्या हुआ, दोबारा से बनाता हूं। हाँ बन गया, बॉक्स बन गया। तो दो बॉक्सेस मैंने आपको दे दिया। एक में मैं लिख देता हूं GGC लिमिटेड, दूसरे में मैं लिख देता हूं मिस्टर जे इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ GGC लिमिटेड। ये GGC लिमिटेड को देगा सर्विसेज। कैसे, ही अटेंड्स BOD मीटिंग्स। आपको अच्छे से पता है BOD का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ही अटेंड्स BOD मीटिंग्स, जिसके बदले में GGC लिमिटेड इसको पे करने वाला है। GGC लिमिटेड इसको पे करेगा। GGC लिमिटेड इसको क्या पे करेगा, इसको पे करेगा सिटिंग फीस। ठीक। अब इस पूरे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो GGC लिमिटेड इज द recipient of services of Mr. J। और मिस्टर जे कौन है, मिस्टर जे की अगर हम लोग बात करें तो मिस्टर जे इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। तो अगर इस केस की अगर हम लोग बात करें, लिखिएगा मेरे साथ साथ में, इन दिस केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। आप इस पूरे केस में RCM अप्लाई करेंगे एंड GGC लिमिटेड will pay GST to GSTN on the amount of
on the amount of sitting fees which has been paid to Mr. J. और मेरे बेटा इस प्रकार से हमारे पास और भी कुछ केसेस होते हैं आरसीएम के। वो कुछ और केसेस कौन कौन से हैं वो मैं आपके साथ एग्जेम्पशंस के चैप्टर में डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ में मेरे बेटा अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है। अभी इस चैप्टर के अंदर दो बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट्स बचे हैं। वो जो दो बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट्स बचे हैं वो कंसेप्ट्स मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और उसके साथ साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी अगेन छोटी क्लास होगी, बहुत लंबी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि टॉपिक हमारे पास ज्यादा नहीं बचा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग वाइंड अप करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं ऑन डे टू डे बेसिस और डेली बेसिस। अब ये क्लासेस जब देख रहे हैं, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आप उस पूरी क्लास को गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे। मैं एक क्लास के अंदर बहुत ज्यादा है तो 8 से 10 पेज लिखाऊंगा, इससे ज्यादा तो लिखा नहीं पाऊंगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप डेली बेसिस पे वो 7, 8, 10 पेज जो भी हैं आप उनको करिए, उनको रिवाइज करिए, उनको बार बार पढ़िए। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए। आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, यहाँ पे नीचे ये टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, पर्सनल कांटेक्ट नंबर है। ये फोन भी मेरे पास में ही रखा हुआ है। ये वाला फोन जो मेरे हाथ में है ये स्टाफ का फोन नंबर नहीं है, ये मेरा अपना टेलीफोन नंबर है। आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। आज के लिए यहां तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। आई विल वेट फॉर योर डाउट्स बिकॉज आई वांट रिजल्ट्स आउट ऑफ यू। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।